हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स माइस्ट्रो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉमर्स एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 6। इसके पहले ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उन सारी सीरीज़ में, उन सारे लेक्चर्स में मैंने PYQs जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को इंक्लूड किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द शेयर्स आर फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड विथ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कैसे, किस अमाउंट से डेबिट करना होता है। तो जब कभी भी शेयर इशू होता है तो सारा पैसा जो है एप्लीकेशन में नहीं मांगा जाता। मान लेते हैं कि कोई 10 रुपये का शेयर है जिसमें कि आपको 5 रुपये एप्लीकेशन पे देना था और 3 रुपये अलॉटमेंट पे, और इसकी जो 10 रुपीज़ का शेयर जो है इसमें सिर्फ 8 रुपये कॉल किया गया है। बाकी के जो 2 रुपीज़ हैं वो अनकॉल्ड है, यानी कि उसको मांगा नहीं गया। और ये 8 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में लेने का सोचा। लेकिन अब किसी शेयर होल्डर ने जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर्स जो है फोरफीट कर दिए जाएंगे। और उस जब हम फोरफीट करेंगे तो हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट में जाता है। जब शेयर्स कैपिटल इशू होते हैं तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब डेबिट होता है तो इसका मतलब कि शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है। तो अब ये जो डेबिट होगा वो किस अमाउंट से होगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जब शेयर्स कैंसिल होते हैं तो जितनी कॉल्ड अप वैल्यू होती है शेयर्स की उसी अमाउंट से उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कॉल्ड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, किसी भी शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी वो हमेशा उसी से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। ओके, चाहे शेयर्स कैंसिल हो रहे हो चाहे शेयर्स इशू हो रहे हो तो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू को ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 इशूड बाय ICAI डील्स विथ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बोला था कि इसको आपको सारे जितने नंबर्स हैं और उनके क्या क्या हैं जो टॉपिक्स हैं तो उनको आपको ये याद करना होगा। तो यहाँ हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो आपका डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज़ नोन एज। तो किसी भी सबऑर्डिनेट को अगर कोई ड्यूटी असाइन की गई है तो उसकी जो ऑब्लिगेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं। एक बात ध्यान रखने का ये है कि जहाँ कहीं भी ऑब्लिगेशन लिखा हो, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, तो ऑब्लिगेशन का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने को यहाँ गिवन ऑप्शन सारे ही एक जैसे लगेंगे लेकिन हमारा ऑब्लिगेशन हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहलाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितने आंसरेबल हैं, यानी कि हम किसी काम को अगर हमने किया है तो उसके लिए हम क्या आंसर, हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं, हमको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग। तो यहाँ पे अथॉरिटी को शेयर करने की बात हो रही है और अथॉरिटी का मीन्स होता है पावर टू डू एनी ऑफ द एक्ट। तो अगर आपके पास पावर दी जाती है कि आप इस काम को करने के लिए आप पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, पावर है आपके पास उस काम को करने की, तो वो आपकी अथॉरिटी कहलाती है। होप कि इन चारों के बीच के डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when the margin of safety is 20% and PV ratio is 60%, the profit will be। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपको बाय हार्ट याद करने हैं, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है और PV रेशियो और प्रॉफिट निकालना है। तो इन तीनों को अगर हम रिलेट करें तो हमारा एक फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले में
वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है डिफरेंस होता है टोटल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट का। यानी कि जब हम टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल सेल्स में से माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमें मिल जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों से रिलेटेड कोई भी वैल्यूज़ नहीं दिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20% और हमारा प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट के प्लेस पे पी लिख देते हैं और पीवी रेशियो हमारा 60% है। तो हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 20 × 60। प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 20 × 60 यानी कि 1200। अब ये 1200 को जब हम परसेंटेज टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12%। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले जितने फॉर्मूलेज हैं उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन। तो मैरी पार्कर फोलेट जो कि बिहेवियरल थ्योरी की ऑथर मानी जाती हैं, तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोसिटी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो ये तीनों ही चीज़ इनकी थ्योरी में इंक्लूडेड बताई गई हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज़ 29,000, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 31,000, सेल्स अमाउंटेड टू ₹3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और यहाँ पर हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसके पहले वाले भी वीडियोस में हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में देखा था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला की बात करें तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, COGS अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, जिसके लिए हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये सेल्स वाले अमाउंट को पुट करना पड़ेगा। तब हम लोगों ने ये एक इक्वेशन सीखी थी कि कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारी सेल्स वैल्यू आ जाती है। तो कॉस्ट हमारी यहाँ दी नहीं है, लेकिन हमारा मान लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 है और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ये हमारा 25% है, यानी कि प्रॉफिट जो है आपका 25% है। तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 खुद हो गया। ओके, तो यहाँ सेल्स वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 125 आएगी। अब यहाँ सेल्स वैल्यू जो है आपकी 3 लाख ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर 125 यूनिट्स की वैल्यू 3 लाख है तो क्या हम यहाँ से अब कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। तो हमारी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 3 लाख अपॉन 125। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 हमने निकाला है ये आपकी कॉस्ट है, यानी कि COGS है। अब हमारी COGS आ गई, तो अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ 29,000 है और ये 31,000 है। 29 और 31 ऐड करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा कितना, 30,000। ठीक है, तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई 30,000 और हमारी कॉस्ट आ गई 2,40,000। अब हमको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, COGS अपॉन COGS हमारा आया है 2,40,000 और एवरेज इन्वेंट्री आई है हमारी 30,000। तो हमारा यहाँ पे जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो आपका कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। तो हमारा 8 टाइम्स जो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई लेबल्ड बाय डगलस मैकग्रेगोर विच अजम्पशन इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अजम्पशन नॉट करेक्ट है जो डगलस मैकग्रेगोर की थ्योरी वाई है। तो इन्होंने 2 थ्योरीज दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। जो आपकी थ्योरी एक्स थी वो आपके किसी भी पर्सन के, किसी भी जो पर्सन के जो नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं उसको बताती थी,
यानी कि एक पर्सन बाय बर्थ लेज़ी होता है, उसे काम करना पसंद नहीं होता है और वो सारी चीज़ों को अवॉइड करता है, वो मेहनत करना अवॉइड करता है। ये सारी चीज़ें थ्योरी एक्स की अजम्पशंस थी और थ्योरी वाई इसकी अपोजिट थी, जहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड को बताया गया था। तो हमें यहाँ बताना है कौन सा अजम्पशन करेक्ट नहीं है। तो द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। The ability to make innovative decision is widely dispersed throughout the population. Employees can view work as being as natural as rest or play, and employees will see formal direction whenever possible. तो अगर आप डी वाले ऑप्शन को ठीक से पढ़ें, एम्प्लॉय विल सी फॉर्मल डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन आपका जो है थ्योरी एक्स का अजम्पशन है। यानी कि थ्योरी एक्स में ऐसे पर्सन्स की बात की गई है, ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स की बात की गई है जहाँ पे पर्सन तभी काम करता है जब उसको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, जब कोई डायरेक्शन मिलता है। लेकिन थ्योरी वाई में ऐसा नहीं है, पर्सन जो है अपने आप से काम करता है, क्योंकि उसे जो है अपने अगल बगल की सराउंडिंग देख करके उसे खुद अपने आप को वो मोटिवेट करता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका थ्योरी वाई का अजम्पशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव द मैक्सिमम नंबर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मैक्सिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है, ठीक है, और मिनिमम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का? लिमिटेड लाइबिलिटी, इम्प्लाइड एजेंसी, एटमोस्ट गुड फेथ या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें इम्प्लाइड एजेंसी होती है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो है एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप होता है, एजेंट और प्रिंसिपल वाला, यानी कि एक की बात जो है हर को माननी पड़ती है। और अटमोस्ट गुड फेथ भी होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कोई अगर इंटरेस्ट अपना ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी को तो इस बात पर रिस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अगर कोई भी डेट या फिर कोई भी लोन, ऐसा कोई समस्या, थर्ड पार्टी का कोई भी समस्या आता है तो उसके लिए पार्टनर्स जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर। तो सेबी यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाई गई थी? तो सबसे पहले सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1988 में, एंड देन इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, माने कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको इम्पोज नहीं किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो फिर 1992 में इसको एक्ट के तहत जो है, एक स्टैट्यूट के तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सेबी जो है एक पूरी गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनकर बाहर आई। तो 1992 में इसका जो है बाद में हुआ था, लेकिन 1998 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट पहले हो गया था जब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है गॉटफ्राइड हैबरलर ने अपनी थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में ही इसका जो है जिक्र किया था। तो वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस करके जो आपको गेन मिलता है तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जिसको दिया था गॉटफ्राइड हैबरलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग डिमांड कर्व इज़ रिलेटेड टू। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और जो किंग डिमांड कर्व है वो आपके ओलिगोपॉली मार्केट में देखने को मिलती है। तो ओलिगोपॉली जो मार्केट फॉर्म होता है उसमें क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स होते हैं और
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसका केस होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे सेलर्स फ्यू हैं। ओके, कार की जो ब्रांड्स होती हैं वो फ्यू हैं, लेकिन उसको ख़रीदने वाले देश भर में पूरे दुनिया में बहुत सारे बायर्स हैं। तो सेलर्स यहाँ पर फ्यू होंगे और बायर्स यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, और उसी केस में आपकी जो डिमांड कर्व है होती है वो किंग्ड हो जाती है। डिमांड कर्व हल्की सी ऐसे किंग्ड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो व्हेन करंट असेट्स इज 20,000, स्टॉक इज 3,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन 1,000 एंड वर्किंग कैपिटल इज 16,800। तो यहाँ पर हमें लिक्विड रेशियो करना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ये हमारा लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला है। तो अब हमें लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो करंट असेट्स वाली वैल्यू दी है इसमें से दो चीज़ें लेस करनी होती हैं। एक आपका होता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, और दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना दिया है? 16,800 दिया है। करंट असेट की वैल्यू 20,000 दी है। तो क्या हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? करंट लायबिलिटी इधर आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और 20,000 में से जब 16,800 माइनस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 3,200। ठीक है, अब हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। तो अब करंट लायबिलिटी को हम लोग लिक्विड रेशियो वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस पहले करंट असेट्स में से लिक्विड असेट निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट असेट जो कि 20,000 है इसमें से लेस कर देंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारा जो लिक्विड एसेट है उसकी वैल्यू आ गई 16,000। अब लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में हमें लिक्विड एसेट्स जो कि हमारे 16,000 हैं और हमारी जो करंट लायबिलिटी आई थी 3,200, उसे हमें डिवाइड करना है। तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो लिक्विड रेशियो है वो 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेशियो एनालिसिस के हर एक रेशियो जो है इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो उन सारे फॉर्मूले जो है रेशियो एनालिसिस के सबको वो भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ABC लिमिटेड बाय 77%, ये बाय यहाँ पे खरीदने वाला बाय है BUY, 77% of available shares of XYZ company, which of the following can be said about XYZ कंपनी। तो अब ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कि 77% ऑफ शेयर्स खरीद लिए XYZ कंपनी के। ठीक है, तो अब जब XYZ कंपनी के इन्होंने 77% ऑफ शेयर्स खरीद लिए, तो अब आपको बताना है कि XYZ कंपनी कौन सी कंपनी है। इट इज़ नो लॉन्गर अ कंपनी, इट इज़ अ होल्डिंग कंपनी या इंडिपेंडेंट कंपनी या फिर सब्सिडियरी कंपनी। तो जब कभी भी कोई कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लेती है, इसे हम कहते हैं 50% और मोर, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर कोई शेयर्स एक्वायर कर लेती है तो उस कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिस कंपनी का स्टेक 50% से कम होता है, यानी कि 49% से बिलो होता है, तो उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ओके, तो यहाँ पे ABC ने XY के 77% स्टेक खरीद लिया है, यानी कि अब जो XYZ कंपनी है वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी और जो ABC कंपनी है वो आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। XYZ यहाँ पर पूछा है XYZ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इट इज़ एन सब्सिडियरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म्ड एज। तो पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके सेल्स और आपकी जो कॉस्ट है, टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट जो है आपका इक्वल हो जाता है, यानी कि जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है और जो आपकी कॉस्ट है दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस केस में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की बात करें तो BEP कैसे कैलकुलेट होता है BEP इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट।
अगर हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। और इसको अगर हमें रुपीज़ में कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारे ऑल्टरनेटिव कुछ फार्मूलेज हैं जो कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, तो इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक रेशियो एनालिसिस और दूसरा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको प्रिपेयर ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है और हम लोग जो है नेक्स्ट सीरीज़ में अगले 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक यू और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।